हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्योंकि हेल्थ का चैप्टर चल रहा है तो मैं आई आस्क, आर यू कीपिंग यू हेल्दी और नॉट? बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू कीप यू हेल्दी, यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। सो हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, योगा, एक्सरसाइज, है ना, गुड डाइट। आई थिंक आप लोग वो सब फॉलो कर रहे होंगे, स्पेशली इन दिस कोविड पेंडेमिक। टू मेक आर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर इज़ वेरी 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 एसेंशियल। ओके, दैट्स गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर में हेल्थ के बारे में थोड़ा सा समझा कि जनरल कि व्हाट इज़ हेल्थ, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, एंशिएंट सिस्टम क्या था। दैन वी मूव्ड ऑन द डिजीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, वी हैव डिस्कस्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। और फिर हमने बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ को टैबुलर फॉर्म में डिस्कस किया, ठीक है। कई सारे डिजीज़ हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 बैक्टीरियल डिजीज़ एंड 15 अप्रॉक्स वायरल डिजीज़ वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। नंबर को देखकर, नंबर को सुनकर घबराना नहीं है, हमने बहुत ही अच्छे से एक एक डिजीज़ को इन शॉर्ट डिस्कस किया है जो नीट में आपके पूछा जाएगा। मैंने देखा आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, यू आर लाइकिंग द वीडियोस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, और जिन बच्चों ने, अगेन आई एम सेइंग कि जो फर्स्ट टाइम आज ये लेक्चर देख रहे हैं, सो दे हैव टू गो टू द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। चलिए तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, सबसे पहले फंगल डिजीज़, ठीक है। जो हमने 5 कैटेगरीज देखी थी डिजीज़ की, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिक एंड प्रोटोजोअन। उसमें से बैक्टीरियल एंड वायरल वी हैव कवर्ड, ठीक है। टुडे फंगल एंड हेलमिंथिक डिजीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फंगल डिजीज़ में, अच्छा फंगल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बच्चों नहीं है। अगेन एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डिजीज़ गिवन है, दैट इज़ अबाउट रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इज़ अ वेरी वेरी कॉमन इन्फेक्शन, आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में दाद भी कह दिया जाता है। कई बार स्किन पे कुछ लीजन्स हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ठीक है। और कोई भी किसी भी पार्ट में, मोस्टली जनरली ये जो फंगल डिजीज़ हैं वो किस तरह हमें कंटामिनेट करती हैं या किस तरह हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं फंगस। तो यू नो कि फंगस के स्पोर्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अलग अलग जगह फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करती है और स्पोर्स को डिससेमिनेट करती रहती है। तो व्हेनेवर दो स्पोर्स गेट फेवरेबल कंडीशंस, अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यू ऑल नो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था फंजाई, जिसको हम फफूंद भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। जैसे हमारे वीट, चपातीज़ वगैरह पे फंगस लग जाता है, अचार में फंगस लग जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है ह्यूमन बॉडी से, स्पेशली हमारे स्किन से। तो उनके जो स्पोर्स हैं वो हमारे स्किन में जो वार्म एंड मॉइस्ट, मतलब जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बहुत लॉन्ग टाइम तक शूज़ एंड सॉक्स पहनता है और प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रहा है, ठीक है, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, या आर्म पेट्स हैं, या ग्रॉइन रीजन है। ग्रॉइन रीजन आप समझते हैं, ग्रॉइन मीन्स जो एब्डोमिनल कैविटी और लेग्स का जो जॉइंट होता है, ठीक है। एब्डोमेन का जो आउटर सरफेस है हमारा और हमारे जो लेग्स हैं उनका जो जॉइंट है, जो फोल्ड है स्किन का, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉइन रीजन, ठीक है। या फिर हेयर्स में जो स्काल्प रीजन है, जो हेयर्स के जस्ट नीचे की हमारे स्किन है, जिसको हम स्काल्प कहते हैं, अगर कोई प्रॉपर हाइजीन नहीं रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना हमेशा आता रहता है बालों में और हेयर वॉश प्रॉपरली अगर नहीं होगा, कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जिन रीजन्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है यानी मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहता है, इफ़ दोज रीजन्स हैव द फंगल स्पोर, कहीं से भी आ सकते हैं फंगल स्पोर, एयर से आ सकते हैं, किसी अफेक्टेड पेशेंट से आ सकते हैं। जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उस पर्सन ने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, मान लीजिए उस पर्सन ने कोम किया अपने हेयर को, ठीक है, और उसी कॉम पे फंगल स्पोर्स लग जाएंगे, उसी सेम कॉम को हमने यूज़ किया, तो वी विल ऑल्सो गेट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो फोमाइट्स के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं फंगल इन्फेक्शंस। तो अगर उन्हें मॉइस्ट या वार्म कंडीशंस मिलती हैं तो दे स्टार्ट टू जर्मिनेट और मल्टीप्लाई करके वो उस जगह पर अपना लीजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस में जनरली अभी तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, बैक्टीरियल और वायरल, उन सब में फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब कॉमन था। बट फंगल इन्फेक्शन में आपको ऐसा कभी नहीं लिखना है, फंगल इन्फेक्शन में फीवर वगैरह नहीं होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस लोकलाइज्ड होते हैं, जनरलाइज नहीं होते, ठीक है। जनरली वो बॉडी की सरफेस को अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फंगल डिजीज़ हैं उनमें सिंपली जो एक कॉमन सिम्टम रहेगा सारी फंगल डिजीज़ में, वो होगा स्किन पर लीजन्स होंगे जो कि थोड़े स्केली लीजन्स होते हैं और उनमें हमेशा इचिंग होगी, इंटेंस इचिंग, ठीक है। इसलिए उसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है फंगल इन्फेक्शंस का। कई सारी एंटी फंगल क्रीम्स अवेलेबल हैं मेडिकल में, तो वो जस्ट प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उनसे वो प्रॉब्लम सही हो जाती है, ठीक है, क्लियर।
तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक ही फंगल डिजीज गिवन है, दैट इज रिंगवॉर्म। यहाँ पर मैं आपको 2 डिजीज और एडिशनली बता देती हूँ। एक रिंगवॉर्म की तरह ही एक होता है एथलीट फुट, बहुत बार आपने सुना होगा। आई थिंक अगर आप नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस में, चाहे वो उस डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन होना हो, एथलीट फुट आपको कई कॉमनली दिखा होगा, ठीक है। तो एथलीट फुट भी रिंगवॉर्म की तरह ही होता है, बस इट इज़ लोकलाइज टू द फुट, है ना। अगेन वही सोल्जर्स में, ये जो लॉन्ग टाइम तक शूज़ पहनते हैं, एथलीट्स में, ठीक है, तो उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। रिंगवॉर्म और एथलीट फुट दोनों के ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और एक डिजीज़ के बारे में और बताऊंगी मैं आपको, दैट इज़ कैंडिडाइसिस, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनको भी तीनों डिजीज़ को टेबलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, मैंने आपको बोला रिंगवॉर्म विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो जो भी डिजीज़ एनसीईआरटी में गिवन है वहाँ हम लिखते जा रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे कि 12th के स्टूडेंट्स अगर लेक्चर देख रहे हैं तो वो नीट के साथ साथ अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन पे भी ध्यान दे सकें। पैथोजन रिंगवॉर्म के आपकी वैसे तो बच्चों बहुत सारे फंगस होते हैं जो इस तरह के, जो रिंगवॉर्म या एथलीट फुट करते हैं, बट जो 3 मेन फंगस एनसीईआरटी में गिवन है हम उनके नाम लिख लेते हैं। वन इज़ माइक्रोस्पोरम, नाम कैसे याद रख सकते हैं आप, स्पोरम, स्पोर बनाता है ना फंजाई। वन इज़ ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। ट्राइकोम वर्ड हेयर के रेफरेंस में आता है ना, तो स्किन इज रिलेटेड टू हेयर ऑल्सो, तो जस्ट एक याद रखने का तरीका है। एंड वन इज, ये बहुत इजीली याद रह जाता है, एपिडर्मोफाइटॉन, बिकॉज यू ऑल नो कि स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को जो अफेक्ट कर रहा है उस फंगस का नाम है एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, कंटेजियस तो है ही। जिस भी पर्सन के फंगल इन्फेक्शन है, अगर उन जगहों को हम टच करेंगे तो वो स्पोर्स हमारे बॉडी पर आ जाएंगे और जो भी फेवरेबल हैबिटेट है इनका, जो भी प्लेसेस मैंने आपको बताया, वहाँ ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो कंटेजियस होने के साथ साथ या फिर फोमाइट्स, ठीक है। फंगस में कभी भी ड्रॉपलेट और कंटामिनेटेड फूड वाटर ऐसा कुछ मत कंफ्यूज होना। भाई मैं आपको कह रही हूँ ना कि फंगल इन्फेक्शंस आर लिमिटेड टू स्किन, तो फिर कैसे इनका दूसरे तरीके का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। ना कोई यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, सिंपली कंटेजियस होती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं या फिर फोमाइट्स के थ्रू। सिम्टम्स में भी मैंने आपको कहा कि जनरली स्किन लीजन्स आपको दिखेंगे इसमें, ठीक है। स्किन लीजन्स विद इंटेंस इचिंग, ठीक है। और स्पेशली ऑन, कौन से स्किन के एरियाज़ को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये, स्पेशली, या यहीं पर हम लिख देते हैं स्पेशली मॉइस्ट रीजन, तो आपको ध्यान रहेगा स्पेशली मॉइस्ट रीजन्स। अब मॉइस्ट रीजन्स में आ जाएगा जैसे कि आर्मपिट्स, ओके, बिटवीन फिंगर्स एंड टोज, है ना, फिंगर्स और टोज, पैरों की उंगलियां और जो हाथ में हमारे फिंगर्स हैं, तो उनके बीच में अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इन एरियाज़ में भी रिंगवॉर्म के लीजन्स बहुत कॉमनली देखे गए हैं, ठीक है। या एक ग्रॉइन रीजन हो गया, ग्रॉइन रीजन मैंने आपको बताया, द जंक्शन बिटवीन एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड लेग्स, ठीक है, ग्रॉइन रीजन हो गया। और उसके अलावा स्काल्प पर भी इसके लीजन्स देखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स में याद रखने जैसी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपली आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिंगवॉर्म के बाद, इसी से जो मिलती जुलती डिजीज़ है, बस दैट इज़ ऑल्सो लोकलाइज्ड, एथलीट फुट डिजीज़, ठीक है। यहाँ पर सेम पैथोजेंस रहेंगे बच्चों तीनों, ओके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो लीजन होगा वो स्केली लीजन एट palm, foot, scaly lesion at foot with सेम वही इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। ये थोड़ी और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन भी होता है, ठीक है। लीजन में स्प्रेड टू अदर एरियाज, फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये कंटेजियस इन्फेक्शन है तो पेशेंट में भी एक जगह से दूसरी जगह ये हो सकता है, लीजन में स्प्रेड टू अदर एरियाज, ठीक है। बहुत ईजी है बच्चों, फंगल डिजीज़ में ज़्यादा कुछ भी नहीं है याद रखने जैसा। जिन्होंने बैक्टीरियल और वायरल बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ साथ, उनको तो ये
बिल्कुल ABCD जैसा लग रहा होगा, ABC सीखने जैसा, ठीक है। देन और एक डिजीज और ले लेते हैं हम फंगल डिजीज में, दैट इज कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस बहुत कॉमनली तो नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में, बट कभी कभार ऑप्शंस में होता है। जैसे आपको मैंने एक बार, अभी तक हमने एड्स पढ़ा नहीं है, बट अगर मैंने कभी बताया हो आपको कि एड्स में पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो एड्स के पेशेंट में कैंडिडाइसिस बहुत कॉमनली देखा गया है। जैसे एक तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जब भी किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो HIV टेस्ट ज़रूर किया जाता है कि कहीं वो इम्यून डेफिशिएंट तो नहीं है। इसी तरह कैंडिडाइसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक बार HIV टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें कैंडिडाइसिस बाकी दोनों फंगल डिजीज से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कैंडिडाइसिस में जो लीजन होते हैं वो वाइट कलर के पैचेस की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। और कैंडिडाइसिस की जो जनरल फॉर्म है वो या तो ओरली होता है कैंडिडाइसिस, या पैरों पे हो जाता है, या वही स्किन एक तरह से, या क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस भी देखा गया है। तो डिटेल अगेन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट डिजीज़ को याद रखने के लिए उससे रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो है कैंडाइडा एल्बिकेंस। कैंडाइडा एल्बिकेंस जीनस, स्पीशीज, साइंटिफिक नेम है, सो आई एम सेपरेटली यहाँ पे सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम रहेगा इसका, और जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, एक तो मैं लिख देती हूँ स्पेशली इन एड्स पेशेंट, स्पेशली सीन इन एड्स पेशेंट, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन आए तो आपको रिलेट कर लीजिएगा। एंड वाइट स्केली पैचेस, ठीक है, ऑन ओरल म्यूकोजा, बकल कैविटी में होगा या तो, और स्किन, एंड इवन कभी कभार जेनाइटल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्लियर, बस दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू। तो फंगल डिजीज में बस ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये आप याद रख लीजिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, यू कैन नोट डाउन देम और यू मे टेक द स्नैपशॉट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज, दैट इज हेलमिंथिक डिजीज। ओके, जस्ट गिव मी अ टाइम टू रेज द बोर्ड। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज हेलमिंथिक डिजीज। फंगल डिजीज में हम लोगों ने 3 डिजीज अभी डिस्कस की, रिंगवॉर्म, एथलीट फुट एंड कैंडिडाइसिस। अब हेलमिंथीज क्या होते हैं ये तो आप सब लोगों को पता ही है, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में 2 फाइलम्स है ना, एक तो प्लेटीहेलमिंथीज और एक एस्केहेलमिंथीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड निमेटोडा। यस, तो इन 2 फाइलम्स में जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स क्यों कहते हैं आपको पता है उन्हें, जो प्लेटीहेलमिंथीज हैं दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स एंड एस्केहेलमिंथीज में राउंड वॉर्म्स है ना, क्योंकि जो प्लेटीहेलमिंथीज हैं वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, ठीक है, इस वजह से दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। और जो एस्केहेलमिंथीज हैं वो इस मार्कर की तरह राउंड होते हैं, या उनका जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो दे अपीयर सर्कुलर ट्रांसफर सेक्शन आता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म, ठीक है। तो इनमें जो वॉर्म्स आपने पढ़े थे उनमें से मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स इफ यू रिमेंबर दे आर पैथोजेंस फॉर ह्यूमन्स। ध्यान है आप लोगों को, एग्जाम्पल्स ज़रा रिमाइंड करिए अपने माइंड में क्या क्या एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे। येस, जैसे आपने एक पढ़ा था टीनिया सोलियम है ना, फ्लैट वॉर्म जिसको आप कहते हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करता है, टीनियासिस, लिवर फ्लूक, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जामिनर, कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिवर फ्लूक आपको मिल ही जाएगा, साइंटिफिक नेम है फेशियोला हेपाटिका, वो भी एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, लिवर में इन्फेक्शन करता है एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। या फिर एस्केहेलमिंथीज की बात करें तो वहाँ पर भी एस्कैरिस और आपका फिलेरियल वॉर्म जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, ये दोनों भी बहुत कॉमन वॉर्म्स हैं विच कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। उसके अलावा भी आपने कई सारे वॉर्म्स पढ़ रखे हैं, जैसे एक लोआ पढ़ा होगा आई वॉर्म, जो आई में अपीयर होता है इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं इन दोनों फाइलम्स में। तो जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड हैं, एनसीईआरटी में 2 दिए हैं बच्चों हेलमिंथिक डिजीज में, वन इज एस्कैरियासिस एंड वन इज फिलारियासिस, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, प्लस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को फ्लैट वॉर्म से जो डिजीज होती है दैट इज टीनियासिस, और लिवर फ्लूक से फेशियोलियासिस वो भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हेलमिंथिक डिजीज में हम ले लेते हैं फर्स्ट, दैट इज एस्कैरियासिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एंड नीट के लिए भी, एनसीईआरटी में गिवन है ही और बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना भी बहुत ईजी है इसको। पैथोजन की बात करें तो इसके पैथोजन का नाम है बच्चों एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये इसकी स्पीशीज़ है, और भी कई स्पीशीज़ हो सकती हैं, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को कॉमनली राउंड वॉर्म तो कहा ही जाता है, इट बिलोंग्स टू द फाइलम निमेटोडा, ओके।
देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे याद रखोगे, जब भी एस्कैरियोसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना तो आप लोग ध्यान करना कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे मिट्टी ज़्यादा खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो जो ये जो जनरल फ्रेज बोला जाता है इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि जो एस्कैरिस है, ये जो वर्म है, ये मॉइस्ट सॉइल में रहता है, ठीक है, जैसे एनेलिडा में अर्थवॉर्म भी रहता है एग्जैक्टली वैसे, बट आप कंफ्यूज मत कर देना, एनेलिडा अलग फाइलम है, अर्थवॉर्म अलग है, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्कैरिस, जो मेल फीमेल एस्कैरिस आप पढ़ते थे, राइट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसके जो एग्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, अभी ये तो वॉर्म है बड़ा बड़ा, तो वॉर्म तो कोई उठा के खा नहीं रहा है, तो ये बॉडी में एंटर कैसे किया हमारे, जो आपने दूसरी इंटेस्टाइनल डिजीज पढ़ी थी ना एनसीईआरटी की, जैसे टाइफॉइड, तो वो तो बैक्टीरियल था, तो वो तो फूड के साथ और वाटर के साथ बैक्टीरिया कब हमारी बॉडी में चले गए हमें पता नहीं चला। इसी तरह से अमीबाइसिस हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो भी इंटेस्टाइनल डिजीज करेगा, बट ये जो हम पढ़ रहे हैं एस्कैरियोसिस इंटेस्टाइनल डिजीज, यहाँ पर क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वर्म तो कोई खाएगा नहीं उठाकर, ठीक है, तो ये बॉडी में एंटर कैसे करता है, इसके जो एग्स होते हैं छोटे छोटे वो सॉइल में मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो वो एग्स उसके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं और इंटेस्टाइन इनका फेवरेबल इन्वायरमेंट होने की वजह से दे स्टार्ट देयर डेवलपमेंट, एग से लार्वा बनेगा, एडल्ट बनेगा, और जो एडल्ट वॉर्म्स होते हैं बच्चों, एस्कैरिस के जो वॉर्म्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में इतने ज़्यादा वॉर्म्स बन जाते हैं कि कभी कभार बच्चे की इंटेस्टाइन को ब्लॉक तक कर देते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल करिएगा, इमेज देखिएगा कि एस्कैरियोसिस है ना, एस्कैरियोसिस में जो इंटेस्टाइन होता है जब कई बार तो ऑपरेशन तक करना पड़ता है, इंटेस्टाइन पूरा ख़राब हो जाता है, उसके कुछ सेगमेंट को हटाना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक मतलब बहुत ही डैमेज्ड इंटेस्टाइन है और उसके अंदर ल्यूमेन में बहुत सारे वॉर्म्स आपको दिखेंगे, दे अपीयर जस्ट लाइक योर नूडल्स, नूडल्स खाते हैं है ना, दे आर नॉट नूडल्स, वो बिल्कुल नूडल्स की तरह दिखते हैं, कई लोग उसको मिसकम्युनिकेट भी करते हैं कि आप अगर नूडल्स बहुत ज़्यादा खाएंगे तो देखिए आपके इंटेस्टाइन में जाकर इस तरह जमा हो जाएंगे, और वो पिक्चर दिखा देते हैं उसमें एस्कैरियोसिस का, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, नूडल्स तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन भर नूडल्स खाइए, यस, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, कभी कभार फॉर चेंज ऑफ टेस्ट आप खा सकते हैं, ठीक है। तो कम बैक टू द टॉपिक, एस्कैरियोसिस को नूडल से याद रख लेना कि इंटेस्टाइन में इसके वॉर्म इतने सारे फैल जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, और वो जो इंटेस्टाइन है उसमें ऐसा लगता है बहुत सारे नूडल्स हैं, बट दैट इज़ नॉट नूडल्स, दैट इज़ एक्चुअली एस्कैरिस वॉर्म, ठीक है। और ये क्या करते हैं वॉर्म्स, हमारी इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं देखते हैं हम। पर सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया कि इसका जो एस्कैरियोसिस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें इसके एग्स कहाँ हैं, सॉइल में, और सॉइल बच्चा खा रहा है तो उसके बॉडी में जाएगा, यानी फीको ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है, फीको ओरल रूट हो गया ना इसका ट्रांसमिशन का बच्चों, क्योंकि सॉइल में एग कहाँ से आए, एस्कैरिस से आई, या किसी पेशेंट का जो फीकल मैटर है अगर वो सॉइल में मिक्स हो गया या वाटर सोर्स में चला गया तो वहाँ से भी वो एग्स दूसरे पर्सन में जा सकते हैं, ठीक है। तो फीको ओरल रूट, तो इसमें हम थोड़ा इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। एग्स प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, एग्स प्रेजेंट इन सॉइल में एंटर बाय अनवॉश्ड फूड एंड वेजिटेबल, यही लिख देते हैं, चलिए, बाय अनवॉश्ड, ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ बच्चों में ही हो ये डिजीज़, अगर हम जो, इसीलिए तो हमेशा मम्मी कहती हैं कि अभी वेजिटेबल या फूड लाए हैं आप तो इसको फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी आप लाए हैं उसको आप प्रॉपर्ली धोकर खाइए, क्यों, क्योंकि उसमें मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे और भी किसी पैथोजन के एग्स हो सकते हैं, तो वो आपके बॉडी में जाकर आपको डिसऑर्डर्स कर सकते हैं, तो आपसे हमेशा धोकर ही खाना है। वैसे कोरोना ने ये चीज़ हमें सिखा दी है, ठीक है, ओके। तो एग्स प्रेजेंट इन सॉइल में एंटर बाय अनवॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, या फिर सॉइल ईटिंग हैबिट इन किड्स, ओके, या फिर यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर। मैंने आपको बहुत शुरू में समझाया था जितने भी फीको ओरल रूट से होने वाले डिजीज हैं उन सभी का एक मैकेनिकल कैरियर होता है हाउस फ्लाई, सेम कॉन्सेप्ट, हाउस फ्लाई पेशेंट के फीकल मैटर पे बैठेगा, उसके बॉडी पर एग्स चिपक जाएंगे, सेम हाउस फ्लाई अगर हमारे फूड पर आता है तो वो एग्स वहाँ गिर जाएंगे और वो फूड हम खाएंगे तो वी विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो हाउस फ्लाई यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ बच्चों कि मैकेनिकल कैरियर का मतलब हाउस फ्लाई के अंदर उसका लाइफ साइकिल नहीं चल रहा है पैथोजन का,
ठीक है, जस्ट हाउस फ्लाई की बॉडी पर वो चिपक गए हैं और अननोइंगली हाउस फ्लाई के साथ हमारे फूड पर आ गए हैं। वो बायोलॉजिकली कनेक्टेड वेक्टर नहीं है हाउस फ्लाई, इट इज एक्टिंग एज अ मैकेनिकल कैरियर। ओके, देन सिम्टम्स की बात करें हम, तो सिम्टम्स में आप कैसे याद रखेंगे, अगेन ये इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा, और ज़्यादातर हेलमिंथिक डिजीज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो एब्डोमिनल पेन भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एनसीईआरटी में मस्कुलर पेन भी लिखा है, तो आप उसे मस्कुलर पेन भी याद रख सकते हैं, वो मसल्स ऑफ एब्डोमेन की ही बात की जा रही है। ठीक है, देन उसके अलावा जो मेन सिम्टम है वो कैसे याद रखेंगे, देखिए वॉर्म्स स्टार्ट टू डैमेज इंटेस्टाइन, जो वॉर्म्स हैं वो हमारे, अच्छा यहाँ पे मैं टारगेट ऑर्गन मेंशन करना भूल गई हूँ बच्चों, तो यहाँ पे हम टारगेट ऑर्गन लिख देते हैं, इसका भी इंटेस्टाइन है। फंगल डिजीज में हमने नहीं लिखा था क्योंकि सभी का टारगेट ऑर्गन स्किन ही था। ठीक है, तो वॉर्म्स स्टार्ट टू डैमेज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल वॉल, तो अगर इंटेस्टाइनल वॉल को डैमेज होगा बच्चों तो उसकी वजह से मुझे बताइए क्या इंटरनल ब्लीडिंग होगी पेशेंट में थोड़ी बहुत, यस, इंटरनली बहुत थोड़ी थोड़ी कैपिलरीज बर्स्ट होने लगती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इतना धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से स्टूल में अपीयर नहीं होता, फीकल मैटर में एकदम से अपीयर नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से पेशेंट विल बिकम एनीमिक, एनीमिया भी यहाँ पर देखा गया है। आपने सुना है जिन बच्चों को के पेट में कीड़े होते हैं, अगेन एस्कैरियोसिस, तो उनके फेस पर छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, तो दैट इज अ सिम्टम ऑफ एनीमिया। ठीक है, एंड वन इज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, है ना, जो मैंने आपको अभी बताया कि इनके वॉर्म्स का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि दे विल कॉज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है उन केसेस में। ठीक है, सिंपल याद रख लेंगे। चलिए, किसी भी डिजीज़ को अगेन आई एम सेइंग बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ढंग से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। यहाँ पे सॉइल मेनली याद रखना एस्कैरियोसिस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। ठीक है, क्लियर है क्या, आगे बढ़ें। अब आते हैं हम इसी सेम निमेटोडा फाइलम के ही दूसरे डिजीज पर, अगेन विच इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, फिलेरियासिस। फिलेरियासिस इस डिजीज का दूसरा नाम बताएंगे, यस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस। क्यों, क्योंकि इसमें जो पैर में स्वेलिंग स्टार्ट होती है लोअर लिम्स में, और वो इतना ज़्यादा स्वॉलन हो जाती हैं, दे लुक लाइक अ एलिफेंट फुट, पैर हाथी के पैर जितना मोटा हो जाता है फूलने की वजह से। हंसने वाली बात नहीं है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन बच्चों, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। वी आर लकी कि हमारे ये जो एरियाज़ हैं, हमारे राजस्थान वगैरह के जो एरिया है, यहाँ पर ये डिजीज़ इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, जिसको नॉर्मली हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगी मैं, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, यानी लॉन्ग टाइम तक इसका जो वर्म है वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, वैसे तो मैंने इंक्यूबेशन पीरियड सब में मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फिलेरियासिस का इंक्यूबेशन पीरियड बच्चों 4 वीक्स से 16 मंथ्स तक होता है। कई बार 16 मंथ्स तक ये वर्म बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है और पेशेंट को, पर्सन को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी में ये वर्म है। ठीक है, देन पैथोजन इसका हो गया आपका फिलेरियल वर्म, कॉमन नेम इसका फिलेरियल वर्म है ना, बट यू नो फिलेरियल वर्म का साइंटिफिक नेम बोर्ड्स में तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है। फिलेरियल वर्म, बताइए इसका साइंटिफिक नेम, फटाफट अपने दिमाग में सोचिए मेरे लिखने से पहले। ये जिन्होंने सोच लिया, वेरी गुड, फैंटास्टिक, दैट इज व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। बैंक्रॉफ, बैंक से याद रखना, कई बच्चे ब्रैंकॉफ्टाई लिख देते हैं, इट इज़ नॉट, इट इज़ बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, और एक और इसकी स्पीशीज़ है, जीनस सेम रहेगा, मेलेई। ये वर्ड्स की स्पेलिंग याद करना बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, और वर्ड्स याद रखना नीट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ऑप्शन में मिल जाएगा, बट बोर्ड के बच्चों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे याद रखेंगे, बहुत ईजी है। फिलेरियासिस जो है, पहली बात तो वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि हेलमिंथिक डिजीज़ जो है उसमें ज़्यादातर जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, जीआईटी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, बट फिलेरियासिस को कैसे याद रखोगे, अगर इसका दूसरा नाम याद रहेगा तो नहीं भूलोगे। इसका दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब पैर में स्वेलिंग, तो पैर में स्वेलिंग का इंटेस्टाइन से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, यस, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है लिम्फेटिक सिस्टम।
इसके जो लार्वा हैं फिलेरियल वॉर्म के, वो हमारी लिम्फ वेसल्स में ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब लिम्फ वेसल्स तक कहाँ से पहुँचे? ब्लड के थ्रू ही पहुँचे होंगे। ब्लड में अगर कोई पैथोजन डायरेक्टली आता है तो किसके थ्रू आता है? आप सबको पता है, मॉस्किटो बाइट से, है ना। डेंगू चिकनगुनिया में भी हमने पढ़ा था, येलो फीवर में, एक हम पढ़ेंगे मलेरिया में। तो यस, फिलेरियसिस का भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एक मॉस्किटो बाइट, ठीक है। कौन सा मॉस्किटो? इसका आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी कह सकते हैं ना हम इनको, यस। तो इसका जो मॉस्किटो है बच्चों, दैट इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल तो मैं आपको रीज़न बता ही चुकी हूँ, क्योंकि फीमेल के डंक स्टिंग शार्प होता है, तो वही ह्यूमन ब्लड पे फीड करती है, मेल मॉस्किटोज नहीं करते, ठीक है। सिम्टम्स याद रखने के लिए, टारगेट ऑर्गन है इसका लिम्फेटिक्स, भूलिएगा नहीं, हमेशा एलिफेंटियासिस के साथ तुरंत कोरिलेट करना चाहिए माइंड में लिम्फेटिक्स, ओके। तो इसके सिम्टम्स में क्या होगा? स्वेलिंग आने लगेगी। क्या होता है जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करता है ना बच्चों, तो मॉस्किटो में ऑलरेडी इसकी लार्वा स्टेज बन चुकी होती है, और वो लार्वा सीधा हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। थोड़ा छोटा लार्वा होता है और वो ब्लड के थ्रू लिम्फ वेसल्स में पहुंच जाता है, वही इसका न्यूट्रिशन है। और वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेकर जो लार्वल स्टेजेस हैं, दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, प्रोड्यूस करती हैं और धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाने लगती हैं, ठीक है। और जब इनका नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, 4 वीक्स भी इज मच टाइम, 1 महीने में काफ़ी कुछ नंबर बढ़ा लेंगे वो अपने, या 16 मंथ्स जो लास्ट इसका जो मतलब मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है, तो तब तक इतना नंबर बढ़ चुका होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें स्वेलिंग आने लगती है, लिम्फ वेसल्स फूलने लगती हैं, डैमेज होने लगता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगेन क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो यहाँ भी फीवर एंड वीकनेस तो होगा ही होगा, यस और नो। प्लस जो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है उसमें क्या बताया मैंने आपको? स्वेलिंग, ठीक है, दैट इज इन्फ्लेमेशन भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन एंड पेन, बट ऑब्वियस स्वेलिंग है तो पेन तो होगा ही, एंड पेन इन लोअर लिम्ब। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमेशा लोअर लिम्ब से, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखिएगा। हाथी पाँव से स्टार्ट होती है डिजीज। पेन इन लोअर लिम्ब एंड माइग्रेट टू, फिर वो जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे अपर बॉडी रीजन्स, इंक्लूडिंग अपर बॉडी रीजन्स में इंक्लूडिंग जेनाइटल्स को भी इंक्लूड कर लेती है बच्चों ये, इंक्लूडिंग जेनाइटल्स। इसमें स्क्रॉटल स्वेलिंग बहुत कॉमनली देखी गई है एलिफेंटियासिस में, ठीक है, इंक्लूडिंग जेनाइटल्स, आर्मपिट्स, जहाँ जहाँ हमारे लिम्फ नोड्स है ना, उन सभी में ये जो एलिफेंटियासिस जो फिलेरियल वॉर्म है ये पहुंच जाता है, और ये मल्टीप्लाई कर करके हर रीजन में जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स है उनमें स्वेलिंग कॉज करता है, ठीक है। तो इसका सिम्टम आप सिंपली याद रखेंगे, swelling and pain starting from lower limb and then to other regions like genitals, armpits etc, ठीक है। इसमें एक अगर अलग से हो तो आप स्क्रॉटल स्वेलिंग भी याद रखिएगा, वैसे तो जेनाइटल्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं, बट फिर भी बाई चांस अगर अलग से इस तरह का ऑप्शन हो तो, ठीक है। क्लियर? आ गया समझ में? नोट डाउन करिए। अभी हेलमिंथिक डिजीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 2 डिजीज़ पर। अब हम पढ़ेंगे ये दोनों जो हमने ली, ये क्या थी? ये भी एक तरह का, ये तो निमेटोडा से रिलेटेड है ना, दिस इज अ निमेटोडा फाइलम, दिस इज अ निमेटोड, दिस इज ऑल्सो अ निमेटोड। अब जो लेंगे वो हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की डिजीज लेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए सो दैट आई कैन रब इट। हाँ जी, तो नेक्स्ट डिजीज लेते हैं हम, हमारी 3rd डिजीज हेलमिंथिक में ही। अच्छा, यहाँ पर आपने फर्स्ट पे मैंने एनसीईआरटी लिख दिया था बच्चों, सेकंड फिलारियसिस पे मैं लिखना भूल गई थी, वहाँ भी एनसीईआरटी लिख लीजिएगा। फिलारियसिस इज ऑल्सो गिवन। अब जो 2 डिजीज हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है। फर्स्ट वन इज टीनियासिस, टीनिया सोलियम से जो होता है, टीनिया से होता है। टीनिया की 2 स्पीशीज़ हैं, टीनिया, ठीक है। टीनिया की एक स्पीशीज़ तो है बच्चों सोलियम, और एक जो कॉमन डिजीज़ है, जो पैथोजन स्पीशीज़ है, दैट इज सेजिनेटा, ओके। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा, दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा है आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, कि जो टीनिया है, जो फ्लैटवर्म जिसको हम कॉमनली कहते हैं, ये मीट के थ्रू, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उन्हीं में ये इन्फेक्शन देखा गया है, और स्पेशली पिग का जो मीट है जिसको हम कहते हैं पॉर्क, या काऊ का जो मीट खाते हैं दैट इज कॉल्ड बीफ, तो पॉर्क या बीफ के थ्रू ही ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। एंड
पॉर्क या बीफ में भी तभी अगर वो मीट इन्फेक्टेड है, यानी कि और वो इन्फेक्टेड मीट अगर मीट को अनकुक्ड या रॉ फॉर्म में खाया जाता है, डायरेक्टली रॉ या अनकुक्ड है, प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, पार्शियली कुक्ड है, क्योंकि कुकिंग से ज़्यादातर इनके जो एग्स या लार्वाज हैं वो मर जाते हैं, बट अगर वो मीट प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है तो फिर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ह्यूमन में हैं। ठीक है, तो जो सोलियम है बच्चों ये होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पिग मीट विच इज़ कॉल्ड पॉर्क, ओके, और जो सेजिनेटा है उसका है काउ मीट दैट इज कॉल्ड बीफ। इस तरह के ऑप्शंस एनसीईआरटी में नीट के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। हालांकि अब इतने फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितना प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते थे, बट फिर भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं क्रेडिट क्वेश्चंस में, सो यू हैव टू रिमेंबर। सिम्टम्स पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पे, कि जो टीनिया सोलियम है बच्चों ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। समझते हैं आप लोग डाइजेनेटिक पैरासाइट किसे बोलते हैं? यस, ऐसा पैरासाइट जो दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। वन इज प्राइमरी होस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट, है ना। क्यों कहते हैं उसको डेफिनेटिव? क्योंकि जनरली उस होस्ट में जो पैरासाइट है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट, वहाँ सिर्फ वो मल्टीप्लाई यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक है, तो टीनिया के भी जो दो होस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, यू हैव टू रिमेंबर। वन इज प्राइमरी होस्ट, ठीक है, एंड वन इज सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को मैंने आपको क्या कहा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेटिव, और सेकेंडरी होस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आप समझ ही गए, कंटामिनेटेड फूड, जिसका फॉर्म मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट कौन है बच्चों इसका? यस, वी ह्यूमंस। मलेरिया से कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ध्यान है जो आपने प्लाज्मोडियम, अब हम पढ़ेंगे बट आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे मलेरिया के बारे में पहले कभी किसी चैप्टर में, तो या फिर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपके, कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन में अपना कौन सा लाइफ साइकिल करता है, वो ह्यूमन में अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, तो वो वहाँ पर हम उसके सेकेंडरी होस्ट हैं। ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट है फॉर प्लाज्मोडियम, बट टीनिया के लिए और इसके बाद जो हम फैशियोला पढ़ेंगे इन दोनों के लिए ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है बच्चों इसका? अभी बताया मैंने आपको, पिग या काउ। ठीक है, जनरली जो कैटल्स होते हैं, जो वेजिटेशंस, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जैसे पिग में, तो पिग तो इसलिए हुआ क्योंकि पिग जो है आपको पता है वो फीसेस उसका फूड है, जो ह्यूमंस का फीसेस होता है वो खाता है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो उसके इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो इंटेस्टाइन में इसके लार्वाज होंगे, एग्स होंगे, वो फीसेस में जाएंगे, और जब उस फीकल मैटर को पिग खाएगा तो पिग के इंटेस्टाइन में वो एग पहुंच जाएंगे। ठीक है, या काऊ में कैसे गए? क्योंकि वो जो फीसेस है वो जो सॉइल में मिक्स हो रही है या सीवेज के साथ पानी में जाएगी, और पानी के थ्रू अगर वो एग्स जो हैं टीनिया के वो कहाँ चले जाएंगे? वेजिटेशन पर चिपक जाएंगे, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं कोस्टल एरियाज के आसपास, तो उन प्लांट्स पर वो चिपक जाएंगे। और क्या होगा, ऐसे प्लांट्स को जब काऊ फीड करेगी, ग्रेस करेगी, तो वो एग्स काऊ के इंटेस्टाइन में भी चले जाएंगे। समझ आया आपको पिग और काऊ में कैसे गए? प्रीवियस क्लासेस में तो पहले उनका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता था, बट अब इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आते, इनकी लार्वल स्टेजेस के नाम तक याद करने पड़ते थे बच्चों हम लोगों को हमारे टाइम पर। बट यू आर फॉर्चुनेट कि आप लोगों को इतना डिटेल्स अब एनटीए नहीं पूछता है, इट इज़, यू आर वेरी वेरी लकी। हाँ, ओके, तो जो पिग या काऊ, आई हैड गिवन दिस एग्जाम इन 2007, तो मैं तब की बात बता रही हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि पिग और काऊ में कैसे गया वो आपको समझ में आया। अब क्या होगा, जब उनके इंटेस्टाइन में गया तो उनसे हमारी बॉडी में क्यों आया? क्योंकि ये जो वॉर्म्स हैं, टीनिया के जो वॉर्म्स हैं, वो इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके उनके मसल्स में पहुंच जाते हैं पिग और काऊ के, और मस्क्यूलेचर ही तो मीट की फॉर्म में खाया जाता है, तो फिर वो वहाँ पे रहते हैं। और अगर उस मीट को अनकुक्ड फॉर्म में, रॉ या अनकुक्ड मीट अगर खाया जाएगा, रॉ और अनकुक्ड, ठीक है, मीट इज इफ इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, तो दे विल एंटर इनटू द ह्यूमन इंटेस्टाइन, और इनका भी टारगेट ऑर्गन है बच्चों इंटेस्टाइन। ये भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन हो गया इसका इंटेस्टाइन, और यहाँ पर क्या सिम्टम्स आएंगे? अगेन क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है,
तो फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉमन सिम्टम्स हैं। नॉजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, नॉजिया वॉमिटिंग, ये किसी भी इंटेस्टाइनल डिजीज के कॉमन सिम्टम्स रहते हैं बच्चों, ठीक है। और प्लस इसमें क्या होगा कि इसके जो वॉर्म्स हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल को सिंपली डैमेज करेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल डैमेज, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नाउ तो इसमें ज़्यादातर टीनियासिस के बच्चों सिम्टम्स पे क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं। टीनियासिस के या तो पैथोजन के नाम पर, या पॉर्क या बीफ, या उसके जो होस्ट हैं उनके नाम पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट इन दैट वे, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट डिजीज और ले लेते हैं हम, एक लास्ट हेलमिंथिक डिजीज, दैट इज फैशियोलियासिस। फैशियोला से होती है तो फैशियोलियासिस, पैथोजन इसका हो गया फैशियोला हेपेटिका। कॉमन नेम आप सबको पता है ना इसका, येस, इट इज़ कॉल्ड लिवर फ्लूक। और कभी कभार ऑप्शंस में शीप लिवर फ्लूक भी आ जाता है। ये ह्यूमंस को तो अफेक्ट करती है, बट इसका एक और बहुत कॉमन टारगेट बच्चों शीप है। शीप में या कैटल्स में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, नॉट ओनली ह्यूमन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैटल डिजीज भी है ये फैशियोलियासिस। लिवर रॉट कह देते हैं, इससे आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें लिवर खराब होने लगता है, लिवर रॉटन हो जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी मैं ऐड करूंगी सेम यही चीज़, ये भी बच्चों एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक है। तो अगर डाइजेनेटिक पैरासाइट है तो फिर इसके भी दो होस्ट हैं, वन इज डेफिनेटिव और प्राइमरी होस्ट एंड वन इज सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। क्या होगा, सेम इसी तरह से याद रखना है आपको, बट यहाँ पे ह्यूमन के साथ साथ ह्यूमन या फिर कैटल्स जो रूमिनेंट एनिमल्स है ना उनमें कॉमनली होता है ये, या फिर एक मैंने आपको बताया शीप। तीनों ही मैमल्स हैं क्या, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको मैमल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। एंड सेकेंडरी होस्ट इसका, आपने इकोलॉजी अगर पहले से पढ़ रखा है तो इकोलॉजी में एक स्टेटमेंट है एक चैप्टर में कि ये जो लिवर फ्लूक है इसके सेकेंडरी होस्ट हैं फिशेज एंड स्नेल्स, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, या जब आप वो पढ़ें तब कोरिलेट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिशेज एंड स्नेल्स पैरासाइट वाले टॉपिक में दे रखा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा समझिए कि फिशेज एंड स्नेल का क्या कोरिलेशन है या कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, पहले आप समझ लीजिए फिर लिखते हैं कि ये जो है फैशियोला लिवर फ्लूक, ये जब कोई भी किसी भी ह्यूमन में या कैटल्स की बॉडी में इसका इन्फेक्शन है तो इन सभी के इंटेस्टाइन, लिवर जो है, ठीक है, इंटेस्टाइन नहीं बोलना है मुझे यहाँ पे, लिवर, ओके। तो लिवर या गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट इसका टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है। बट लिवर से जो बाइल जूस निकल रहा है वो अल्टीमेटली जीआईटी में तो आएगा ना, तो अगर एलिमेंट्री कैनाल में आएगा तो इसकी लार्वल स्टेजेस भी आएंगी, और इसकी लार्वल स्टेजेस हमारे फीकल मैटर में भी जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ नहीं है, लिवर डिजीज़ है, बट लिवर से बाइल जूस क्योंकि इंटेस्टाइन में भी जाएगा या हमारे जीआईटी में जाएगा तो फीकल मैटर में इसके लार्वा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे फीकल मैटर, जो ऐसा जो इन्फेक्टेड फीकल मैटर है वो क्या होगा, वो उसमें जो लार्वा हैं वो लार्वा सीवेज के थ्रू पानी में चले जाएंगे, ठीक है। पानी में उसको जो स्नेल्स हैं, स्नेल्स और फिशेस दोनों कॉमनली प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ठीक है, तो वो उनको खा लेते हैं, ठीक है। जो फिशेस और स्नेल्स हैं वो उस पानी के साथ इसकी जो लार्वल या एग स्टेज है उनको खा लेते हैं, और उनकी बॉडी में, फिशेस एंड स्नेल की बॉडी में ये अपना डेवलपमेंट करता है, ठीक है। डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस आती हैं, वो सब बिल्कुल याद नहीं करनी है आपको, बहुत टिपिकल से नाम है उन लार्वल स्टेजेस के, दे विल नॉट एट ऑल आस्क्ड इन करंट एग्जाम, जो करंट रिसेंट जो कुछ सालों के एग्जाम्स हैं आप उनके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन देखेंगे, आपको लार्वल स्टेजेस के नाम नहीं मिलेंगे, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट, सिर्फ लाइफ साइकिल शॉर्ट में समझ लीजिए। क्या बता रही थी मैं आपको कि जो वाटर है जिसमें इसके लार्वल स्टेजेस या एग्स हैं उनको जब फिशेज एंड स्नेल ने लिया तो उनकी बॉडी में चला गया, उनके बॉडी में उसने अलग अलग स्टेजेस अपनी चेंज की और लार्वल स्टेज की फॉर्म में फिर से वो स्नेल की बॉडी से बाहर आ गया, ठीक है। और वो जो लार्वा हैं दे विल अटैच टू द वेजिटेशन, जो एक्वेटिक वेजिटेशन होता है ना आसपास, अगेन जैसे यहाँ पर भी हो रहा था ना कि यहाँ पर पिग की बॉडी में कैसे गया था,
पिग या कैटल्स की बॉडी में कैसे गया था? थ्रू द वेजिटेशन। यहाँ पर भी जो स्नेल्स हैं, आपको पता है वो पत्तों के आसपास या प्लांट्स के आसपास घूमते हैं, तो स्नेल की बॉडी से जो लार्वा निकला वो वेजिटेशन पर चिपक जाता है। और वेजिटेशन को कौन खाता है? ये सारे मैमल्स। यहाँ पे मैंने सब हर्बीवोर्स का नाम लिखा है ज़्यादातर, शीप, कैटल्स, ठीक है, ये वेजिटेशन को खाएंगे। तो वो जो लार्वल स्टेज है वो इनके बॉडी में चली जाती है, ठीक है, थ्रू वही ओरल रूट। और जब उनकी बॉडी में जाती है तो वो लार्वा लिवर में जाकर लिवर को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है अलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और प्लस ह्यूमन में भी वो वेजिटेशन के थ्रू जा सकता है, या फिर ह्यूमन तो आपको पता है फिशेज एंड स्नेल्स भी खाते हैं, तो अगर इन्फेक्टेड फिशेज या स्नेल हैं तो उनके थ्रू भी ये ह्यूमन में एंटर कर सकता है। तो अल्टीमेटली तो ये भी फीको ओरल ट्रांसमिशन ही हुआ, जैसे यहाँ पर फीको ओरल ट्रांसमिशन है, अल्टीमेटली यहाँ पर भी वही हुआ। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर जो ये हमारी बॉडी में एंड जो इन नॉट हमारे ओनली हमारे ह्यूमन, कैटल या शीप, इन सब की बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है? लार्वल स्टेजेस एंटर इनटू मैमल्स, ठीक है, एंटर इनटू मैमल्स बाय एक्वेटिक वेजिटेशन पे कहाँ से आए इसके एग्स? तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ शॉर्ट में, बहुत ही। आपको पूरा लाइफ साइकिल मैंने जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि आप उसको ड्रॉ करने बैठेंगे तो फिर आप पढ़ते वक्त उसको फिर से समझने में लग जाएंगे। इतना डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है। एक्वेटिक वेजिटेशन से एंटर किया, और एक्वेटिक वेजिटेशन पे कहाँ आए, कहाँ से आए? एक्वेटिक वेजिटेशन पे एग्स, अच्छा ऊपर लिख ही दिया लार्वा और एग्स तो हमने। एक्वेटिक वेजिटेशन पर दे अटैच वाया स्नेल्स, क्योंकि स्नेल्स घूमते हैं वेजिटेशन के आसपास, तो स्नेल की बॉडी से निकलकर वो वेजिटेशन पर चिपक जाता है, और उस वेजिटेशन को जब शीप या कैटल खाते हैं तो उनकी बॉडी में लार्वा पहुंच जाता है, ठीक है। या फिर एंटर इनटू मैमल्स बाय एक्वेटिक वेजिटेशन और बाय ईटिंग सी फूड में आपको पता है क्या आ जाता है? फिशेज, स्नेल्स, इनके थ्रू डायरेक्टली भी ह्यूमन में एंटर कर सकता है। गॉट इट? क्लियर? देन सिम्टम्स की बात करें हम, तो यहाँ पर टारगेट ऑर्गन क्या है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, लिवर है तो गॉल ब्लैडर भी होगा, और साथ साथ में बाइल डक्ट में भी इनके लार्वा भर जाते हैं, जिसकी वजह से बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है। अगेन इसके सिम्टम पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ शॉर्ट में आपको याद रखना है। यहाँ पर भी फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट। अब आप खुद बताइए, अगर किसी का बाइल डक्ट ब्लॉक हो रहा है धीरे धीरे, तो जो बाइल जूस है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है अगर प्रॉपर्ली, तो बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है। सेम जॉन्डिस जैसी कंडीशन, तो बिलीरुबिन स्टार्ट टू कम इन ब्लड, और ब्लड में आते ही वो हमारे स्किन को येलोइश कर देता है। तो ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट लीड टू जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस सिम्टम है एक तरह का, ठीक है। जॉन्डिस का मतलब आपको पता है, येलोइश स्किन, आईज, यूरिन, ये सब चीज़ें येलो हो जाती हैं। और बच्चों इसमें अगर आप याद रख सके, वैसे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हिपैटोमेगाली मलेरिया में भी होता है ना, दैट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ लिवर। मेगाली कहीं पर भी आएगा बायो में, दैट इज इंक्रीज इन साइज। और हिपैटो का मतलब आपको पता ही है, एनलार्ज लिवर, शॉर्ट में हम लिख देते हैं एनलार्ज लिवर, क्योंकि बाइल जूस कलेक्ट होता जा रहा है, सेल्स पर उसका इफेक्ट होगा, तो धीरे धीरे लिवर भी एनलार्ज हो सकता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि इन दोनों डिजीज़ के सिम्टम्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं बच्चों। जो मेन आपको याद रखना है इस डिजीज़ में, वो ये वाला पार्ट है, पैथोजन वाला पार्ट है, जिसके लिए मैंने आपको ये डिजीज़ पढ़ाई, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, सो टेक अ स्नैपशॉट और यू मे नोट डाउन। आप लोग इन सब चीज़ों को बाद में अपने नोट्स में ऐड ऑन करते हैं ना, टेबल्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आप टेबल्स नहीं बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैम ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया, तो आप लोग बाद में इन चीज़ों को भूल जाएंगे बच्चों, टैबुलर फॉर्म में। इसीलिए मैं आपको बना बना के यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि तभी आपको ये याद रहेंगी। यू हैव टू मेक योर नोट्स, ओके, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ हेलमिंथिक डिजीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हमारा एक कैटेगरी यहाँ पे बाकी रह गई है डिजीज़ की, दैट इज़ प्रोटोजोअन डिजीज़, दैट वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें
प्रोटोजोवन डिजीज़ में मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, और अमीबिक डिसेंट्री का जो पैथोजन है कौन, एंटमीबा, उन दोनों के लाइफ साइकिल हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, ओके।